स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों का जो एसएससी जीडी के मॉडल पेपर के हम लोग सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमारे 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तीसरे की हमारी जो है आज होना है। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग में पहले सबसे पहले मॉडल पेपर को देखेंगे। रीजनिंग के पहला क्वेश्चन ही हमारा जो है सीरीज का दे रखा है। ठीक है, जैसे जे से क्या हुआ है एन, जे आता है हमारा 10 नंबर पर और एन आता है हमारा 14 नंबर पर। तो 10 से क्या हुआ है 14 हुआ, यानी कि क्या हुआ है 4 प्लस हुआ है। उसके बाद आर हमारा आता है 18 पर, 14 से क्या हुआ है 18 हुआ है, क्या हुआ है 4 प्लस। 18 से फिर क्या हुआ है 22, यानी कि क्या हुआ है 4 प्लस। अब 22 में फिर हम जब लोग 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26, और 26 पर हमारा क्या आता है जेड। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाए, क्या आएगा हमारा जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और निष्कर्ष का। आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो कथन और निष्कर्ष आपको हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कथन में कहा जा रहा है सभी घर क्या हैं, नदियाँ हैं, यानी कि सभी घर, ये हो गए हमारे घर, और सभी घर जो है वो क्या हैं, नदियाँ हैं। सभी घर क्या हैं, हमारे नदियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है सभी नदियाँ जंगल हैं। सभी नदियाँ क्या हैं, जंगल। सभी नदियाँ क्या है, जंगल हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा कोई भी जंगल फूल नहीं है। कोई भी जंगल फूल नहीं है, तो फूल कहाँ होगा, हमारा अलग हो जाएगा। कोई भी जंगल क्या नहीं है, फूल नहीं है, तो फूल क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। अब हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष कहा जा रहा है कि कोई घर फूल नहीं है। कोई घर फूल नहीं है, देखिएगा, तो यहाँ पर कोई घर फूल नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सही कही जा रही है। अगला जो निष्कर्ष है हमारा, कहा जा रहा कोई फूल घर नहीं है। कोई फूल घर नहीं है, ये भी बात सही है। यानी कि जो हमारे निष्कर्ष हैं 1 और 2 दोनों क्या करते हैं, हमारे अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन में कहा जाए 1 और 2 हमारे कैसे क्या हैं, दोनों अनुकरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों को जो है संबंध में जो है सबसे बेहतर रूप को दर्शाता है। यानी कि आपको ग्रह, पृथ्वी और सूर्य के बीच में संबंध बताना है। ग्रह, पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है। यानी कि ग्रहों के अंदर क्या आ जाएगा हमारा ग्रह, क्योंकि पृथ्वी हमारा ग्रह है, तो ग्रह के अंदर क्या आ जाएगी हमारी पृथ्वी। ग्रह के अंदर क्या आ जाएगी पृथ्वी, और सूर्य क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है एक कागज के पेपर कटिंग से जो है हमारा ये क्वेश्चन है, और कहा जा रहा है कि एक कागज के एक टुकड़े को प्रश्न आकृति में दर्शाए गए अनुसार मोड़ा गया है और काटा जाता है। ठीक है, खोलने के बाद वह विकल्प आकृति जो है हमारी कैसी दिखेगी। खोलने के बाद ये विकल्प आकृति हमारी कैसी दिखेगी। ठीक है, जब हम पहले यह हमारा पूरा पेज था, ठीक है, पेपर सर्किल था, उसके बाद हाफ फोल्ड किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, हमारा हाफ फोल्ड किया गया। उसके बाद हाफ को भी क्या कर दिया गया, हाफ फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से काटा गया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये खुलेगा पहले इधर, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। यानी कि जब ये खुलेगा तो यहाँ पर बना रहे हैं आप क्या आकृति इस तरीके से, तो जब ये खुलेगा एक ये आकृति, जब इसको फिर पलटा जाएगा तो एक आकृति आपकी
नीचे बनेगी। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा है, केवल 2 सही, क्योंकि जो बनेगी आकृति वो आपकी एक यहाँ पर बनेगी, ठीक है, और एक ये बन गई, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन केवल हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ी स्पीड बना के रखेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी से कैसे हैं, अलग हैं, जबकि, ठीक है, सॉरी, 3 जो है किसी ना किसी तरीके से कैसे हैं, समान है, जबकि एक हमारा कैसा है, अलग है। यानी कि बेजोड़ पद का चयन करें। तो आप लोग लगाने का प्रयास करें, बेजोड़ पद का चयन करें, ठीक है। तो पहला हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। आर हमारा आता है 18 पर, आर आता है 18 पर, आर से फिर वाई हुआ, यानी कि अगर हम बात करें तो प्लस कितना हुआ, वाई आता 25 पर, यानी कि +7 हुआ। तो क्या क्या आ गया, वाई आ गया, ठीक है। उसके बाद बाई में देखते हैं, तो बाई में क्या हुआ, 1 प्लस हुआ है, यानी कि पैटर्न क्या चला, पहले वाले अल्फाबेट से दूसरे में 7 प्लस हो रहा है, फिर कितना 1 प्लस हो रहा है। ऐसे देखते हैं यू, यू हमारा आता है कितने पर, 21 पर। जब हम लोग 21 में 7 प्लस कर देंगे, 21 में 7 प्लस कर देंगे, हो जाएंगे 28, और 28 का मतलब क्या होता है हमारा, B2, क्योंकि अल्फाबेट हमारे होते हैं 26, तो यहाँ पर B, ठीक, फिर 1 प्लस हुआ है। ये यहाँ पर भी ये पैटर्न देखिए हमारे दोनों में कैसे लग गए, सेम लग गए हैं, ठीक है। आगे देखिए F आता है हमारा 6 पर, 6 में जब हम लोग 7 को प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 11, 11 पर क्या आता है, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, K आना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है, +1, तो यही हमारा कैसा है, अलग है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आई आता है हमारा 9 पर, 9 में 7 प्लस जब हम लोग कर देंगे क्या हो जाएगा, 16, 16, 16 पर क्या आ गया हमारा, P आ गया, फिर P में 1 प्लस कर दिया Q, यानी कि अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, स्पीड को थोड़ा बना के रखें। ठीक है, तो 25 है, 100 है, 200 है, 800 है और 1600 है। फिर नेक्स्ट हमसे पद पूछा गया, यानी कि जो है हमारा किसका, सीरीज का फिर क्वेश्चन है, यानी कि 25 से 100 हुआ है, 25 से 100 हुआ, कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का, कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का। फिर 100 से हुआ है कितना, 200, यानी कि मल्टीप्लाई की बात करें कितने का हुआ, 2 का, मल्टीप्लाई कितने का हुआ, 2 का। फिर देखते हैं 2 से कितना हुआ, 800, यानी कि मल्टीप्लाई हुआ 4 का। फिर 800 से 16 हुआ, मल्टीप्लाई हुआ 2 का, ठीक है। अब हम 16 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 4 का, कितने का, 4 का, तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 6400, कितना आएगा हमारा आंसर, 6400। ऑप्शन नंबर 1 सही है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर हमारा जो आ गया सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है मोना, कनक, जॉन और हनी, मोना, कनक, जॉन और हनी और ईशा और लारा एक थिएटर में क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्क्रीन के उत्तर में वे निश्चित तरीके से बैठे हैं, ठीक है। तो हमारे ये 3 पॉइंट दे रखे, इनके हिसाब से वो बैठे हुए हैं किसी भी थिएटर में, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, हनी जान के बीच केवल कनक बैठी है, ठीक, हनी और जान के बीच में केवल कनक बैठी है, ठीक। तो ये हो गया हनी, हनी और जान के बीच में कौन बैठी है, कनक, ये बैठ गया जान। हनी और जान के बीच में कौन बैठी है, कनक, ये बैठ गई कनक। हनी और जान के बीच में कौन बैठ गई, कनक, ठीक है। लारा मोना के तत्काल दाईं ओर है, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, और जो कि एकदम बाएं छोर पर बैठी है, यानी कि लारा जो है मोना के किधर है, दाएं छोर पर, और एकदम कौन किधर बैठी है, तत्काल, तत्काल जो है एकदम किधर बैठी है, बाएं छोर पर। बाएं हमारा मुख जब हमारा उत्तर की तरफ है, जब हमारे क्वेश्चन में क्या रखा है, मुख जो है हमारा किधर है, देखिए उत्तर में है, तो हमारा बायां ये वाला होगा और दायां कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा, ठीक है।
तो अब कहा जा रहा बाएं छोर पर कौन बैठी है, जो कि एकदम बाएं छोर पर बैठी है कौन, मोना। ठीक, तो मोना ये बैठ के एकदम बाएं छोर पर। ठीक है, मोना के तत्काल दाईं ओर कौन बैठी है, मोना के तत्काल सॉरी मोना जो के तत्काल दाईं ओर लारा बैठी थी। ठीक, तो यहाँ पर फिर कौन बैठ जाएगी, लारा, क्योंकि मोना के दाएं क्या होगा, कौन होगा, लारा होगा। ठीक है, उसके बाद कहा जा ईशा जो है जान के तत्काल दाईं ओर, ईशा जो है जान के तत्काल दाईं ओर, तो ईशा आपकी कहाँ बैठ गई, यहाँ पर ईशा। ठीक है, बैठ गए। कहा जा रहा है कौन दाएं छोर पर बैठा है, तो दाएं छोर पर आप बता सकते हो कौन बैठा है, ईशा। दाएं छोर पर कौन बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। दाएं छोर पर कौन बैठा है, ईशा बैठ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे हमारा दे रखा है एफ ओ आर एन ए टी, फॉर्मेट को क्या लिखा जाता है, सी एल ओ जे एक्स क्यू, यानी एफ जो आता है हमारा 6 पर आता है, 6 से क्या हुआ है, 6 से क्या हुआ है, 3 हुआ, यानी कि कितना कम हुआ है, 3 कम हुआ। ओ आता है हमारा 15 पर, यल आता है हमारा 12 पर, कितना क्या हुआ, 3 कम हुआ है। पैटर्न का हमें पता लग गया। जैसे आर हमारा 18 पर आता है, वो 15 पे, यानी कि 3 क्या चल रहा है, कम हो रहे हैं, 3 क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उसी प्रकार जो है आपसे पूछा गया एफ ओ एन टी, फॉन्ट का बताना है। एफ आता है हमारा 6 पर, और 6 से जब हम लोग 3 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी, यानी कि ऑप्शन की जो शुरुआत होगी हमारी सी से होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओ आता है हमारा 15 पर, 15 से जब हम लोग 3 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यल 12, यानी कि सी यल, यानी कि ये 2 ऑप्शन कट गए, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। उसके बाद यन जो आता है हमारा कितने पर आता है, 14 पर, 14 से हम लोग क्या करेंगे, 3 जब हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, तो 11 पर क्या आता है, के। अब देखिए केवल एक ही विकल्प बचा हुआ है, सी एल के क्यू, टी से जब हम लोग 3 कम कर देंगे क्या आ जाएगा, क्यू, यानी कि 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आपको ये आकृति जो दिख रही है, ये जो आकृति दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज गई है। देखिए इसको उठाकर 90 डिग्री क्या कर दिया, क्लॉकवाइज, तो ये अब यहाँ पर आ गई। फिर जब इसको यहाँ से कर दिया तो ये इधर आ गई। अब जब क्लॉकवाइज होगा तो ये जो आपकी जो सी टाइप की ये दिख रही है, ये कहाँ पर होंगी, नीचे बनेंगी। ठीक है, कहाँ पर बनेंगी, नीचे। अब देखते हैं, केवल एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें नीचे बनी है और एरो है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ जो है प्लस हो और माइनस का अर्थ गुणा हो, और गुणा का अर्थ क्या हो हमारा, गुणा का अर्थ, अच्छा यहाँ पर जो है, चलो भाई देखते हैं आगे क्या कहाँ पर मिस्टेक हुई है। ठीक है, प्लस का अर्थ भाग हो, ठीक है, अच्छा गुणा का अर्थ माइनस हो, ठीक है, और माइनस का अर्थ गुणा हो, सही है, बिल्कुल सही है। तो प्लस का अर्थ भाग हो तो आपको इसका बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते, 664 सॉरी, प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ क्या दे रखा है आपको, डिवाइड। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, 4। अच्छा डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस 34। ठीक है, उसके बाद इनटू, इनटू का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस क्या हो गया, 28। ठीक है, तो अब 4 से भाग करेंगे तो क्या, 4 एकन 4 बचा 2, 4 छंग 24, 4 एकन 4, यानी कि कितना, सॉरी यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो 4 से जब हम भाग करेंगे तो 4 एकन 4 बचा 2, यहाँ पे हो गया 4 छंग 24। ठीक है, उसके बाद फिर 2 बचा, 4 छंग 24 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर आप 34 से घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। 34 से जब आप 28 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 66 और 6 जब आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना, 172 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि 27 है,
27 है, 64 है, 7 हुआ है। तो जैसे कि हमको पता है जैसे 27 है कितने का, 3 का क्यूब है, कितने का, 3 का, और 64 है वो कितने का क्यूब है, 4 का क्यूब। यहाँ पर 4 और यहाँ का 3, जब इनको जोड़ दिया तो क्या 7 आ गया। देखिएगा ऐसे ही देखेंगे हम लोग 343 कितने का क्यूब होता है आपका, 343 कितने का होता है, 7 का, और 729 कितने का होता है, 9 का। 729 कितने का क्यूब होता है, 9 का। हमें केवल संख्याओं से मतलब है, 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है जिस प्रकार कीट विज्ञान कीट से संबंधित है, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। जिस प्रकार कीट विज्ञान कीट से संबंधित है उसी प्रकार डैश को आपको बताना है। इन ऑप्शनों में से जो है, जैसे कि आपका यहाँ पर जो है डैश नहीं लगा था, ठीक है, जैसे फिजियोलॉजी पौधों से संबंधित है, विषाणु विज्ञान जो है कवक से संबंधित है, क्या फाइकोलॉजी क्या शैवाल से, अंडा विज्ञान क्या सेल से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी पौधे से, फिजियोलॉजी जो है आपकी पौधे से नहीं होती, किससे होती है, फिजियोलॉजी। अच्छा पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। जैसे कीट विज्ञान कीट से संबंधित है, उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो आपका जो है फाइकोलॉजी जो है किससे, शैवालों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, फाइकोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा, आपका शैवालों से। ठीक है, अच्छा बात करते हैं फिजियोलॉजी जो आपका संबंधित होता है जानवर और आप कह सकते हैं कि जानवर और जो आपके हैं, ठीक है, इंसान शरीर, ठीक है, इंसान शरीर से संबंधित। उसी प्रकार जो विषाणु विज्ञान है, कवक, विषाणु विज्ञान जो है कवक नहीं, ठीक है, विषाणु विज्ञान जो होगा किससे, विषाणु से संबंधित होगा, किससे, विषाणु से। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे आप अंड विज्ञान, तो अंड विज्ञान आप जो है चिड़िए, ठीक है, चिड़िया के अंडों का संग्रह जो है अंड विज्ञान कहलाता है। ठीक है, सेल्स जो होता है वो संख्य विज्ञान, ठीक है, सेल्स जो होता है वो संख्य विज्ञान, सेल्स जो होता है वो संख्य विज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, फाइकोलॉजी शैवाल से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से कैसे समान है जबकि एक कैसा है, भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है पता लगाएंगे कहाँ पर क्या हो रहा है। 13 12 है, डैश 11 14 है, और आपका 0 8 और 17 है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कि 3 और 2 को जब जोड़ा ये 5 और 1 1 1 2 यानी कि 25, इन दोनों को जब योग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 25। ऐसे यहाँ पर देखिए जब इन दोनों का योग कर रहे हैं 25 आ रहा है, जैसे 17 और 8 है, यहाँ पर भी 25 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 25 नहीं आ रहा है। तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 और 13 का जो है योग 25 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहीं पर कैसा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा 12 है, ठीक है, 62 है, 14 और आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, 12 62 और 14। ठीक है, 12 62 और 14। तो आपको दिख रहा होगा कि जब भी आपको इसके आसपास अगर फैक्टर में आपको लगे कि जो भी संख्या हमारी दी गई उसके आसपास है, तो अधिकतर आप जो पैटर्न यही कॉमन अब अभी तक जो है चलता आ रहा है, यही लगेगा कि 12 में जब हम देखते हैं 62 कैसे बना, तो 12 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करा दें, 12 में 5 से मल्टीप्लाई और +2, 12 पंचे 60 + 2 62। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, अगर हमारा ऑप्शन मिल रहा तो सही है, तो 14 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 70 और +2 यानी कि 72 72। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, डी ए के बाईं ओर तीसरा है, डी जो है ए के बाईं ओर तीसरा है। अगर हम लोग ए को यहाँ पर बताएंगे तो बाईं ओर, ए के बाईं ओर कैसा है, डी तीसरा है। ए के डी जो है ए के बाएं से तीसरा है,
डी जो ए के बाएं से तीसरा है, ठीक है। और जो एफ के दाएं से दूसरा, एफ के दाएं, अगर हमने एफ को यहाँ पर तो दायां इधर होगा, एफ के दाएं कैसा है ये दूसरा है, बीच में एक व्यक्ति और बैठा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ई जो है एफ और डी का पड़ोस, ई जो है एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। ई जो है ना तो एफ के पास बैठ सकता है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, और ना ही डी के पास, ठीक है। तो एफ को हम बैठाएंगे फिर हम लोग, यानी कि ई जो है आपका यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सी जो है बी के बाएं से तीसरा है, सी जो है बी के बाएं से तीसरा है, बी के बाएं से, अगर हमने बी को यहाँ पर बैठाया तो बी का बायां इधर चलेगा, 1 2 3, तीसरा हो गया सी, सी जो है बी के बाएं तीसरा है, ठीक है। तो कहा जाए सी के संबंध में जी का स्थान, सी के संबंध में जी का स्थान, तो अब बचा कौन, एक व्यक्ति बचा, तो जी को हम लोग यहाँ पे बैठाए जाएंगे, ठीक है। जी बचा हुआ है तो जी को हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, और कहा जा रहा है कि सी के संबंध में जी का स्थान क्या होगा, सी के संबंध में जी का स्थान, तो सी के संबंध में देखिएगा जी किधर है, सी के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे, सी के संबंध में पूछा गया तो ये नहीं हो सकता, तो बाएं से क्या हो जाएगा आपका दूसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाएं से दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है अनिल जो है शनि से लंबा है, अनिल जो है शनि से लंबा है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, अनिल जो है आपका शनि से लंबा है, अनिल शनि से कैसा है, लंबा है। चलिए भाई, जो बेबी से छोटा है, यानी कि जो बेबी से छोटा है कौन, शनि, अनिल जो है शनि से लंबा है, अनिल जो है शनि से लंबा है और बेबी से छोटा है, यानी कि बेबी से छोटा है कौन, शनि, ये रहा बेबी, ठीक है। तो ये बेबी थोड़ा इससे बड़ा कर दो, ये थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। अनिल जो है बोस से लंबा है, अनिल जो है किससे, बोस से लंबा है, अनिल जो है बोस से लंबा है, ठीक है। बोस से लंबा तो बोस जाहिर सी बात है इधर ही बैठा होगा, ठीक है। जो शनि से छोटा है, यानी कि बोस जो है किससे, बोस जो है वो शनि से छोटा है, और अनिल जो है वो बोस से लंबा है, ठीक है। बेबी अनिल से छोटी है, बेबी जो है अनिल से छोटी, वो तो पहले ही हो गया था, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, बॉस, सबसे छोटा कौन हो गया, यहाँ पर हमारा बॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनालॉग, इसे कहा जा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए हैं। जैसे कि आपका एफिल टावर है, ठीक है, एफिल टावर फ्रांस से संबंधित है, एफिल टावर आपका फ्रांस से संबंधित है, उसी प्रकार आपको इसमें से देखना है कौन है जिस, ठीक है। तो आपका क्या यहाँ पर सही होगा, अल हमरा जो है आपका ब्राज़ील नहीं होगा, ओपेरा हाउस चीन से नहीं होगा, ताजमहल भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अल हमरा जो है आपका, अल हमरा वो स्पेन में है, अल हमरा जो कहाँ पर है आपका, स्पेन में है, ठीक है। और जो है आपका ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस की बात करें तो ये सिडनी में है, ओपेरा हाउस की बात करें तो ये किस में है आपका, सिडनी में है, ठीक है। उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये तो पता होगा आपको कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ताजमहल कहाँ पर, भारत में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर है हमारा कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा कथन और निष्कर्ष जो है यहाँ पर सही बन रहा है। तो हम लोग बनाएंगे पहले ग्राफ के माध्यम से, कुछ बेड क्या हैं, कुर्सियां हैं, ये रहे बेड, कुछ बेड क्या है, कुर्सियां हैं, कुछ बेड क्या है, कुर्सियां हैं, ठीक है। सभी कुर्सियां क्या हैं,
सभी कुर्सियां क्या हैं, डेस्क है, सभी कुर्सियां क्या हैं, डेस्क, ठीक है, सभी कुर्सियां क्या हैं, डेस्क है। फिर सभी डेस्क क्या है, टेबल, सभी डेस्क क्या है, टेबल, ये क्या है, टेबल, सभी डेस्क क्या है, टेबल। ये तो हमारे कथन का आ। निष्कर्ष, कुछ टेबल बेड हैं क्या, कुछ टेबल बेड हैं क्या, बिल्कुल सही बात। देखिए कुछ टेबल बेड हैं। फिर अगला कह रहा कुछ डेस्क बेड हैं, कुछ डेस्क बेड हैं, कुछ डेस्क बेड हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों जो निष्कर्ष हमारे क्या हैं, अनुकरण कर रहे हैं। ऑप्शन हम लोग देखते हैं कैसे दे रखे हैं हमारे। तो दोनों निष्कर्ष क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। रेमंड को ये लिखा जाता है, ओल्ड को ये लिखा जाता है, तो आपको DALMO को कैसे, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी आपको दो कोडिंग दे रखे हो, तीसरी को आपको ढूंढ के लिखना होता है। तो D, ठीक है, D का कोड देखिएगा क्या दे रखा है, 1, D का कोड क्या है 1। फिर A का कोड देखते हैं, A का कोड क्या है 7, A का कोड क्या है देखिएगा 7। उसके बाद देखते हैं L देखिएगा, L का कोड क्या दे रखा है आपको 6, L का कोड क्या दे रखा है 6। M की बात कर रहे हैं 5, 1 7 6 5, 1 7 6 5। एक और बचा है आपका O का कोड क्या है, O का कोड 4, 1 7 6 5 4, 1 7 6 5 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इसको जो है आपको फिल करना है। और ये हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग पूरा करेंगे तो देखिएगा, ये यहाँ पर जाएगी, फिर ये वाली कट के आपकी ये जाएगी यहाँ पर, ठीक। और ये जो आ रही ये यहाँ पर जाएगी, ये सॉरी यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपकी जो आकृति बनेगी ये 2 वाली बनेगी, ठीक है। आकृति नंबर 2 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इस प्रकार हमारे रीजनिंग के जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग जीएस को देखेंगे, जीएस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, संविधान के अनुसार जो है इंडिया को जो है किस रूप में भी जाना जाता है। इंडिया को जो संविधान की भाषा में आपको बताना है जो है इंडिया को और किस रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भारत है, हिंदुस्तान है, दक्षिण एशिया है, आर्यावर्त है, ठीक है। तो हम लोग अगर संविधान के हिसाब से देखें तो इंडिया को क्या, इंडिया को भारत के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। क्योंकि इंडिया क्या कहा गया, जिसे जो है भारत के रूप में जाना जाता है, क्या है भारत। संविधान के अनुसार आप कह सकते हैं राज्यों का क्या है, संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकारों को जो है सुनिश्चित करता है। ऑप्शन आपका है 11 है, 21 आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 15 है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल कौन सा 19, आर्टिकल कौन सा हमारा 19 है, ठीक है। तो जैसे कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी, ये सब आज़ादियाँ जो हमारे आर्टिकल 19 में दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहा जाए केदारनाथ भट्टाचार्य एक लोकप्रिय गायक हैं। केदारनाथ भट्टाचार्य एक लोकप्रिय गायक हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है। किशोर कुमार है, उसके बाद है अरिजीत सिंह है, बप्पी लहरी हैं, कुमार सानू है। किसको जो है आपका केदारनाथ भट्टाचार्य एक लोकप्रिय गायक हैं के नाम से जाना जाता है। तो आपके कुमार सानू जी को जो है केदारनाथ भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो है आपके जो
एक रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किस नाम से जानते हैं? ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, कहा जा रहा है एक जो है स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कितने प्रतिशत जो है अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि सूर्य से जो उन्हें ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, जो प्रकाश से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है उसका कितने प्रतिशत भाग जो है वो अवशोषण कर लेते हैं। तो बात करते हैं तो 1% भाग जो है पौधे क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषण कर लेते हैं, जिसका वो जो है भोजन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू ने किसके एक मीडिया सलाहकार के रूप में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर संस्मरण द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रकाशित की है। तो ये किस पर जो है पुस्तक आधारित है, ये आपको बताने हैं। तो ये जो है आपकी मनमोहन सिंह पर आधारित है, ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं भूतपूर्व, ठीक है, उन्हीं की जो है आत्मकथा के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसको जो है ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता है? भूमि का आकार जो है विविध था और बंगाल में अंग्रेजों ने लगभग जो है 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था उसको जो है यानी कि आप कह सकते हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के दौरान जो भूमि नापते थे वो किस में नापते थे, यानी कि उन्होंने जो रखा था पैमाना उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बीघा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बीघा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आपने राजा टोडरमल, ठीक है, टोडरमल के यहाँ से जो है जो आपकी भूमि की नापने की जो उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, यानी कि प्रचलन जो है आपका वहीं से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडाली पौधे जो जंगलों में उगते हैं वे किसका उपयोग करके स्वयं की रक्षा करते हैं? किसका उपयोग करके स्वयं की रक्षा करते हैं? तो ऑप्शन है बाल है, कांटों है और गंध है, फुआर है, ठीक है। तो आपके ये ऑप्शन है बाल है, कांटों है, गंध है और फुआर है। तो वो किसका उपयोग करते हैं, बालों का। किसका उपयोग करते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए बालों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और बात करें कि अगर ये रक्षा तो करते हैं अपने बालों से और ये छोड़ते कौन से अम्ल, यानी कि जब ये किसी जानवर के शरीर को जो है टच करते हैं तो उसके शरीर में ये जो है कौन सा अम्ल छोड़ देते हैं? तो आपने एक अम्ल सुना होगा मेथानोइक, ठीक है, मेथानोइक अम्ल सुना होगा, ठीक है। उसको जो है जब ये किसी जानवर के ये टच होते हैं पौधे तो उसके अंदर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सत्याग्रह की शक्ति निम्नलिखित में से किस विशेषता की शक्ति पर बल दिया है, यानी कि सत्याग्रह की शक्ति ने जो है किस विशेषता के बल पर जो है शक्ति प्रदान की है? तो गरीबी है, सामर्थ्य है, सत्य है और क्या है, दुर्बलता है, ठीक है। तो जो सत्याग्रह की शक्ति है किससे प्रदान की है, सत्य से। किससे प्रदान की है, सत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मैट्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्या है, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? धन, विनिमय दर है, विकास है और इनमें से कोई नहीं है। आरबीआई की मैट्रिक नीति का जो है प्राथमिक उद्देश्य बनाए रखना निम्नलिखित में से क्या है? तो किसको बनाए रखना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। धन, विनिमय दर, विकास, ये सब है। तो वो आप कह सकते हो क्या, मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता जो है, ठीक है, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला कहा जा रहा हम एक सुचालक में विद्युत, ये विद्युत लिखा है, विद्युत प्रवाह की तुलना में
किससे कर सकते हैं? हम एक सुचालक में जो है विद्युत प्रवाह की तुलना किससे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? एक शहर में एक बस की सवारी से, ठीक है, सड़क पर चलने वाले लोगों से, ठीक है। अगला है ऑप्शन एक अंतर शहरी ट्रेन की सवारी से। अगला है नदियों में पानी के प्रवाह से। तो हम किससे जो है एक सुचालक में विद्युत प्रवाह की तुलना कर सकते हैं? तो हमारा जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो क्या है? नदियों में पानी के प्रवाह से, नदियों के पानी के प्रवाह से, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा में भी जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है वो कहाँ से? उच्च से निम्न की ओर होता है, उच्च से निम्न की ओर होता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि नदियों का जो प्रवाह है कैसा? उच्च से निम्न की ओर होता है, ठीक है। नदियों का जो प्रवाह है कैसा होगा? उच्च से निम्न की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है ओठथुल्ला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओठथुल्ला जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये आप जो है ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है केरल है, तमिलनाडु है, और आपका आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका केरल, क्योंकि ये जो आपका ओठथुल्ला जो नृत्य है वो आपका कथकली से निकल कर आया। जो ओठथुल्ला नृत्य है वो कहाँ से? कथकली से निकल के आया। और इसी ओठथुल्ला नृत्य को जो है गरीबों की कथकली कहा जाता है, ठीक है। गरीबों की कथकली, ठीक है, गरीबों की कथकली इसी नृत्य को कहा जाता है। तो ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जलमार्ग है, सड़क है, वायु है, रेलवे है। तो आपको इसमें से बताना है परिवहन का सबसे सस्ता जलमार्ग। तो परिवहन की बात करेंगे, सबसे सस्ता जो जलमार्ग का साधन को माना जाता है, ठीक है। परिवहन को जो है सबसे सस्ता जलमार्ग का साधन माना जाता है, क्योंकि देश विदेश से जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है समुद्र के रास्ते से जो भी होता है तो उसमें जो कॉस्ट आती है वो कैसे आती है? बहुत ही खर्चा जो आता है कम आता है, इसीलिए जलमार्ग को जो है सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जब भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पूंजीवाद के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा धर्मनिरपेक्ष, दूसरा ऑप्शन है हमारा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने, संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मिथ्यावेयता के सिद्धांत को बनाए रखने। तो देखिए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का जो किससे हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को क्या रखना? बनाए रखना। धर्मनिरपेक्षता के संविधान को क्या रखना? बनाए रखना। अगर बात करें धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो हमारे आर्टिकल दे रखे हैं वो कितने हैं? तो आर्टिकल जो धर्म से संबंधित जो भी वाद विवाद कुछ भी दे रखा है वो आर्टिकल 25 से कितना है? 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है सारे धर्म से संबंधित बातें दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा कोई चीज अम्लीय या क्षारीय है यह जांचने के लिए हम या तो लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं या किसके, यानी कि लिटमस पेपर के स्थान पर हम और किस चीज का उपयोग कर सकते हैं जिससे हम ये पता लगाया जा सकते कि ये वस्तु अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हल्दी। हल्दी से हम जो है पता लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ये हमारी प्राकृतिक में जो है उपस्थित वस्तु है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंटुपल्ली बौद्ध स्मारकों के समूह स्थल कहाँ पर स्थित हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो आपका गुंटुपल्ली है, ठीक है, वो आपको बताना है बौद्ध स्मारकों के समूह जो है कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना। गुंटुपल्ली
ठीक है। तो गुंटूपल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो है आपके ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर घाट प्रवाह ऑप्शन है, भवानी है, और इनमें से कोई नहीं है। तो ये आप कौन हो जाएगी, बैनगंगा। कौन हो जाएगी आपकी, बैनगंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कहा जा रहा है सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। और पहला ऑप्शन है आपका गुरु शिखर है, अमरकंटक है, धूपगढ़ है और पारसनाथ है, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन रहे, तो कौन सा हो जाएगा, धूपगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है? 1 लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर है, दूसरा ऑप्शन सूरत है, तीसरा है पंचगनी है, और चौथा कौन सा है, कडार है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी, 1 लाख से कम आबादी वाले। तो 1 लाख से कम आबादी वाले आपके जो हैं महाराष्ट्र के 2 शहर हैं, ठीक। 1 लाख से कम आबादी वाले जो है महाराष्ट्र के आपके 2 शहर हैं, कौन कौन से? एक तो आपका हो गया पंचगनी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, पंचगनी, ठीक है, पंचगनी। महाराष्ट्र के 2 शहर चुनेंगे, तो 1 लाख से कम आबादी वाले, एक तो पंचगनी है, दूसरा हमारा कडार है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कौन सा, पंचगनी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने जो है टाइगर ट्रम्पायर नामक जो है सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो भारत और अमेरिका की सेना ने जो है टाइगर ट्रम्पायर नामक जो है, तीनों सेनाओं ने मिलकर इसको जो है शुरुआत की थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक। अगर बात करें कि ये हुआ कहाँ का था, तो आपके विशाखापट्टनम, कहां पर हुआ, आपके विशाखापट्टनम में। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौशालाओं को जो है ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के रूप में विकसित करने के लिए योजना शुरू की है? ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के रूप में, तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गौशालाओं को जो किसमें, ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के रूप में विकसित करने की जो है योजना की शुरुआत की। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके हमें ऑप्शन बताएं, आप लोगों के जो है कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। अब जो नमस्कार साथियों, इस ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। ये आपकी डिमांड के अनुसार ये सैटरडे का पेपर है, जिसका विश्लेषण करते हैं हम लोग। तो देखते हैं, इसमें ये प्रश्न है पहला 41 नंबर, 15 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार उद्यान में 2 मीटर चौड़े मार्ग को उद्यान के अंदर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बनाया जाना है, मार्ग बनाने की कीमत क्या है? तो देखते हैं, ये वृत्ताकार भाग है, इसमें एक इस तरीके से मार्ग बनाया गया है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर दी गई है। हमसे पूछा गया इस मार्ग को बनाने की कीमत क्या है? तो मार्ग जो बनेगा वो यूं बनेगा, ये तो ये क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है, ये जो होगा वो क्षेत्रफल होगा। तो किस तरीके से निकलेगा क्षेत्रफल? अगर हम इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इस अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा दें तो ये भाग बचेगा, ये भाग जो छायांकित किया ये भाग बचेगा। इसका क्षेत्रफल निकालें, रास्ता क्षेत्रफल में बनता है इसलिए क्षेत्रफल में गुणा कर दें। तो पहले तो हम निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, पहले निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल, वृत्ताकार है ये पार्क, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 आर होंगे, एक अंदर और एक बाहर का, तो बड़े से छोटे को घटा देंगे। रास्ते की मोटाई है 2 मीटर और 15 मीटर त्रिज्या का पार्क है, तो 15 मीटर त्रिज्या का पार्क है, ये हो गया 22/7।
15 मीटर त्रिज्या के पार्क, एक वृत्ताकार पार्क उद्यान में 2 मीटर चौड़े मार्ग को उद्यान के अंदर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 मीटर चौड़ा है, तो ये तो 15 है, लेकिन जब दो एक तरफ त्रिज्या कम हो जाएगी तो बचेगा 13 का स्क्वायर। ये निकला क्षेत्रफल 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो ये 15 और 13 हो जाएगा 28, और 15 में से 13 गए 2, 7 चौक 28, तो ये क्षेत्रफल आया है 22 गुणा 4 गुणा 2, ये क्षेत्रफल आया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है खर्च, खर्च पूछा जा रहा है, खर्च होता कितना है, तो ये लिखा है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च होता है। तो खर्च कैसे निकालेंगे, इनका गुणा करेंगे, 22 चक्कू 88 या 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया, 176 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। रास्ते का खर्च 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 24 का यहाँ गुणा कर देंगे, इकाई अंक मैच करेंगे, 4 छंग 24, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 24 है, ये निश्चित हो गया, आंसर इन्हीं में से है। तो अब इनका गुणा करते हैं, 24 का पाड़ा सीधे पढ़ लेंगे, 2 का अलग 4 का अलग, 2 छंग 12 120 और 4 छंग 24, 120 और 24 144 का 4 हासिल लगा 14। यहाँ पर पढ़ेंगे 2 सत्ते 14 140, 4 सत्ते 28 140 और 28 148 और 14 हासिल लगा था 148 और 10 58 और 4 162 का 2 24, तो 24 इसी ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, यही आंसर सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही है, 4224 रुपये खर्च आएगा रास्ते को बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित संख्या का 50% दूसरी निश्चित संख्या के 3/4 के बराबर है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात, एक संख्या का 50%, 1 × 50/100, दूसरी संख्या का 3/4, दूसरी संख्या 3/4, अनुपात पूछा गया है, ये हो जाएगा 50 दूनी 100, a बटे ये यहाँ आएगा 3 दूनी 6 बराबर b/4 यहाँ बचेगा। इसका गुणांक किसके नीचे आएगा, तो ये हो गया 6 और 4, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, अनुपात क्या आ गया 3:2। तो ये चौथा ऑप्शन है, अनुपात आएगा 3:2, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह सवाल है, बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर के साथ एक खोखला वेलन 1 सेंटीमीटर मोटी धातु शीट से बना है, प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। खोखला वेलन है, इस तरीके से खोखला वेलन है, ये मोटाई दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा जा रहा है धातु का आयतन, तो आयतन निकालेंगे, खोखले वेलन का आयतन, खोखले वेलन का आयतन क्या होगा, खोखले वेलन का आयतन, वेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, वेलन का आयतन पाई r²h, तो खोखले वेलन का आयतन पाई r1² माइनस r2² कर देंगे इंटू h कर देंगे, या r² माइनस स्मॉल r कर देंगे। पाई का मान 22/7 है, पाई का मान 22/7, r कितनी है, बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या यहाँ से ये ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, मोटाई 1 हो गई, तो ये आंतरिक त्रिज्या कितनी बची 3, तो आंतरिक त्रिज्या हो गई 3 का स्क्वायर इंटू h। h कितनी है, ऊंचाई, ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ, तो ऊंचाई हो गई 2, तो ये आ गया 22/7, यहाँ 4 का वर्ग करेंगे क्या होगा 16, 3 का 9, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचा इंटू 2, 7 7 खत्म हो गया और 22 और 2 का गुणा आ गया 44, तो आयतन कितना आएगा 44 घन सेंटीमीटर, आयतन घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, तो कौन सा है, तीसरा ऑप्शन सही है, 44 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं,
एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 7:9 है, तो उनकी चालों का अनुपात, आप जानते हैं चाल और समय में व्युत्क्रम संबंध होता है, चाल और समय में व्युत्क्रम संबंध होता है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात अगर 7:9 है तो चालों का अनुपात 9:7 होगा। व्युत्क्रम संबंध होता है चाल और समय में, तो अगर समय का अनुपात 7:9 है तो चालों का 9:7, यह है ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल, ये ग्राफ दिया गया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर बेची गई लैपटॉप की इकाइयों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा है यूनिट्स प्रोडक्ट्स और यहाँ लिखा यूनिट्स सोल्ड, बेची गई, तो हमसे यही पूछ रहा है सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर बेची गई लैपटॉप की इकाइयों का औसत। ये कंपनी है ABC, 3 कंपनी है, तीनों कंपनियों द्वारा लैपटॉप मिलाकर लैपटॉप जो बेचे गए हैं उनका औसत पूछ रहा। तो बेचे गए वाले ये हैं, कंपनी ए में है 650, कंपनी बी में है 700, कंपनी बी में है 300, कंपनी बी में 300 और कंपनी सी में है 150। 3 कंपनियां हैं, औसत होता है योग बटे संख्या, औसत क्या होता है योग बटे संख्या। 3 कंपनियां हैं, 3 का भाग दे देंगे, जोड़ेंगे 650 और 50, 700 हो गया, 800 और 3 1100 बटे 3, ये हो गया 3 3 9, बचे 2 20 तिछाक 18, फिर 2 20 तिछाक 18, 366 सही 2 बटे 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है चौथा, 366 सही 2 बटे 3, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न करते हैं, ये लिखा ये संख्याएं दी गई हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त कितना है। जो संख्याएं दी गई हैं उनका लघुत्तम समापवर्त पूछा गया है। देखते हैं, यह संख्या है 779, 943 और 123, इनका लघुत्तम समापवर्त पूछा गया है। 2 से कोई संख्या नहीं कट रही, 3 को चेक करते हैं, 3 2 5 और 1 6, तो ये संख्या 3 से कटेगी। हम सबसे पहले 3 से विभाजित करते हैं, इसमें भाग जाएगा नहीं, 3 का योग नहीं कट रहा 3 से, इसमें भी नहीं जाएगा, जो 3 चक्कू 12 और 3 एकम 3। अब आ गया 41, अब हम 41 का इसमें भाग देंगे तो ये 41 का एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग गया तो बचा कितना 40 और 30 70 होता है, तो बचा 16 बचा, तो ये 36 बचा, तो ये हो गया 369। अब देखिए 9 1 9, 9 चौक 36, तो कितने बार भाग जाएगा 9 बार, 41 का 9 बार। यहाँ 41 दूनी 84 होता है, 84 6 90, तो 6 और 4 41 दूनी 82 होता है, 82, तो यहाँ बचा है 12 हो गए 123, 123 41 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, और ये तो 41 एकम 41। अब हम इन सब संख्याओं का गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा। यहाँ 3 एकम 3, फिर 3 नेम 27 का 7, 7 त्यों 21, 21 का 1, इकाई पर 1 आना चाहिए, इकाई पर 1 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में 53,751 में, तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एक दुकानदार शुक्रवार को सभी वस्तुओं पर 23% की छूट देते हुए एक सेल का आयोजन करता है, फिर भी वह केवल 10% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम था, ये पूछ रहा है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम था। तो जब वो 23 की छूट देता है, जब 23 की छूट देता है तो कितना बचता है? 23 की छूट देगा, 100 में से 23 घटाएंगे तो 77, और 10% का प्रॉफिट लेगा तो 110 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। से लगाए अंकित मूल्य के साथ तो इधर से इधर की ओर चलेंगे, कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ देखते हैं कितने प्रतिशत कम है, घटाएंगे, 10 से 7 गया 3, और यहाँ 10 से 7 गया 3, 33,
प्रतिशत निकालोगे, प्रतिशत कमी कैसे निकलेगी? तो कमी है 33 की, कमी गुणे 100 बटे अंकित मूल्य है 130, ये प्रतिशत में आंसर आएगा। 0 से 0 कट गया, 11 3 33, 3 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा? 30%। कितना आया? 30%। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 30%। अगला सवाल, ट्रेन ए ने 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लिया। यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की तुलना में 40% अधिक है तो दोनों ट्रेन की संबंधित चालों का अनुपात। अब यहाँ ये जो 50 मीटर दूरी 30 मिनट समय, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। सवाल कहता है ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की तुलना में 40% अधिक है, तो ए की अगर 100 है तो बी की 40% अधिक 140 है। और यही पूछ दिया इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो चालों का अनुपात क्या हो गया? 0 खत्म, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, क्या आएगा? 5:7। तो इनकी चालों का अनुपात 5:7, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ए, बी और सी एक साथ 550 रुपए के लिए एक कार्य का अनुबंध करते हैं। ए और बी को कार्य का 7/11 भाग करना है तो सी को मिलने वाली राशि। अब देखिए टोटल 550 रुपए हैं जिनका बंटवारा होना है, जिसमें से 7/11 भाग मिलना है ए और बी को, तो बचा हुआ भाग सी को मिलना। कितना बचेगा? 11 से 7 गए 4, तो 4/11 भाग सी को मिलेगा। 11 पंचे 55, ये हो गया 50, 50 और 4 का गुणा, 4 पंचे 20 यानी 200। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही है आपका, 200। अगला सवाल, यदि ए का 20%, बी का 35% बराबर है तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? यदि ए का 20%, बी का 35% बराबर है तो ए और बी का अनुपात बहुत आसान है। ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 35%। परसेंट दोनों तरफ है, समीकरण में दोनों तरफ कोई वैल्यू है, उसका कोई महत्व नहीं। काटेंगे 5 से 5 चक्कू 20 और 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 4a बराबर 7b, यह आएगा a/7 बराबर b/4। ए और बी का अनुपात आया 7:4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ लिखा है 4/5 डिवाइड 4/5 ऑफ 1/10 इंटू 1/10, ये लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें का हल किया जाता है और का के बाद फिर भाग और इसके बाद गुणा हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे, सवाल आपके सामने है। जब हम का को हल करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये आया 4/5 डिवाइड, यहाँ पर आएगा 2/5 और 5 का गुणा 25 गुणा 1/10। अब भाग को हल किया जाएगा और भाग को हल करते समय आप भाग की जगह गुणा लगाओ और इस फ्रैक्शन को पलट दीजिए। 25 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा इंटू 1/10, भाग खत्म हो गया। तो अब इसे अलावा सब गुणा बचा है, केवल गुणा को हल करेंगे। तो देखिए ये कटेगा 2 से 2 बार, ये कटेगा 5 25 और ये 5 दूनी 10 और 2 से 2 खत्म, सब कट गए, तो क्या आ गया? 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, 1 आंसर आएगा। अगला सवाल, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। 500 रुपये को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया और एक निश्चित धनराशि को 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 4 वर्ष के बाद दोनों राशि पर ब्याज 480 रुपये है तो दूसरी राशि क्या? 2 राशियां हैं, एक राशि 500 रुपये की है, 500 रुपये, ब्याज की दर 12% है, समय 4 साल का है, अपान 100 करेंगे, प्लस दूसरी राशि के बारे में पूछा गया 100 रुपये की है, ब्याज दर 10% है, समय 4 साल का है, बटे 100। आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, y बराबर P/100। तो ये जो टोटल दोनों पर मिलके ब्याज बना वो है 480 रुपये। इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो खत्म, ये आएगा 12 पंचे 60, 60 और 4 का गुणा 0, 6 चौक 24, 240 प्लस
इसे जब हल करेंगे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये आया है 2x/5 बराबर 480। इस संख्या के साथ x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, जाएगा उधर घटेगा, बराबर के इधर उधर सेम चिन्ह घटते हैं, अपोजिट जुड़ते हैं, तो ये बराबर के इधर उधर हैं, 240 घट जाएगा तो बचेगा 240, 2 से काटेंगे ये आएगा 120, तो ये आ गया है x/5 बराबर 120, x बराबर 12 पंचे 60, कितना आ गया 600, x बराबर 12 पंचे 60 कितना आएगा 600। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। देख लीजिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 20% की हानि पर 480 रुपये में बेच देता है। अभीष्ट लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा है, हमें संख्या जो लिखी मिली वो लिखी मिली है 480 रुपये। संख्या जो लिखी मिली वो 480 रुपये है। 480 जो वैल्यू है उसी का प्रतिशत नीचे लिखा जाएगा। क्वेश्चन कहता है 20% की हानि होती है 480 रुपये में बेचने पर, तो 480 में बेचते हैं तो 20 की हानि, जब 20 की हानि होगी तो क्या बचेगा 80। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 20% का लाभ अर्जित करने, 20% का लाभ कमाना चाहता है एक व्यक्ति, तो 20 का लाभ कमाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। ये वैल्यू पूछी गई है, 0 से 0 खत्म, 8 छंग 48, यहाँ आ गया है 6 गुणे 120, और आप जानते हैं 6 गुणे 120 5 छंग 72, 720। अपने ऑप्शन को चेक करें, 720 कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है 720, तो इसका आंसर आएगा 720। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। सबसे पहले बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, तो यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ये लिखा है 1/9, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3 3 9, सॉरी ये हो गया है, डिवाइड यहाँ लगाएंगे, ये हो गया 1 1 1 और 9 3 27 हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ यानी कि का 1/6, इसे जब हल करोगे तो 1/9 भाग की जगह गुणा लगाइए और भिन्न पलट जाएगी, ये आएगा का 1/6, 9 3 27, ये आएगा 3 का 1/6, ये आएगा 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 1/2, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है 1/2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। यहाँ प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है, दो संख्याओं का औसत AB है, एक संख्या में यदि संख्या में से एक A है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए संख्याओं का औसत दिया गया है AB। औसत हम जानते हैं क्या होता है, औसत होता है योग बटे संख्या, औसत होता है योग बटे संख्या, या हम कह दें योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत दिया गया है AB, एक संख्या A है, दूसरी संख्या को हम x मानते हैं, अपान 2 संख्याएं हैं तो अपान 2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2AB बराबर A प्लस x। A को यहाँ लाएंगे तो ये होगा 2AB माइनस A इक्वल टू x। कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, दिमाग में हल होने वाला प्रश्न है। दो संख्याओं का औसत AB है और आप जानते हैं ये औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, या योग बराबर औसत गुणा संख्या। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, तो 2 का जब गुणा कर देंगे संख्याएं बन जाएंगी, 2 इंटू एक संख्या को मान लेंगे दूसरी संख्या निकल आएगी। इस तरीके से कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो औसत में 2 का गुणा कर देंगे 2AB हो जाएगा और एक संख्या घटा देंगे दूसरी संख्या, सीधे हम लिख सकते थे। और योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, AB है औसत तो योग बनेगा 2AB। एक संख्या A है, A को घटा दो, जो बचेगा उसे क्या कहेंगे, दूसरी संख्या। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल है, जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है।
राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा प्रश्न कहे 20 की कमी तो आप लिखेंगे 80/100। फिर कहता है 20 की वृद्धि तो आप लिखेंगे 120/100। प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, यहाँ 100 का गुणा करेंगे, हल करेंगे, ये 100 खत्म, इससे ये 12 8 96। जो वैल्यू 100 हुआ करती थी वो अब 96 रह गई, तो क्या हुआ? 4% की कमी, 4% की हानि। तो पहला ऑप्शन सही है, 4% की हानि। अगला प्रश्न, x y की तुलना में दोगुना अच्छा है, वे 18 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो प्रत्येक के द्वारा अलग अलग लिया गया समय बताना है। प्रत्येक ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल, प्रत्येक के द्वारा अलग अलग लिया गया समय। तो देखिए एक x है और दूसरा y है, ये भी कहा गया x y की तुलना में 2 गुना अच्छा है। अगर y 1 है तो x 2 है। ये क्या है? ये है उनकी क्षमताएं, ये उनकी क्षमता का अनुपात है। आगे प्रश्न कहता है वे का मतलब दोनों, वे 18 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। दोनों 18 दिनों में, मिला दीजिए दोनों को, 2 1 3, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 18 बराबर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ ये 2 क्षमता का अनुपात है, तो ये लिखेंगे 3 गुणा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ 18 लिखेंगे। आगे पूछा जा रहा प्रत्येक का बताइए, तो प्रत्येक का देखते हैं, पहले इसका बताएंगे। इसकी क्षमता 2 है, इंटू टाइम को कुछ मान लेंगे x, तो ये 2 से 9 बार कटेगा, तो क्या आएगा? 9 3 27, तो एक 27 दिन लेगा। 27 इसमें है, अब अगला निकालने की ज़रूरत नहीं। निकालना चाहें तो अब यहाँ से 2 हटाएंगे तो 1 रखेंगे, तो ये 18 3 54, तो कौन सा आ जाएगा? ये ऑप्शन आएगा चौथा, 27 दिन और 54 दिन। अगर यहाँ पर 2 रखा था तो इसे काटा, 9 3 27, जब 2 नहीं रखते 1 रखते तो सीधे 18 3 54, तो ये ऑप्शन होंगे। महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:2 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाएगा। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है? महेश और अजय 2 लोग हैं। महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 8 वर्ष के बाद जो अनुपात होगा, 8 के बाद जो अनुपात होगा वो होगा 11:8। इसे सॉल्व करेंगे, 8 3 24 और 11 दूनी 22, 2 का अंतर है बराबर 11 और 8 में 3 का अंतर है, और यहाँ यह है 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बराबर आ गया 4 3 12, तो यह आ गया 12 3 36 साल का, यह आया 12 दूनी 24 साल का। महेश 36 साल का है और अजय 24 साल का है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय के वर्तमान आयु की आधी। तो अजय की वर्तमान आयु कितनी है? 24 वर्ष, तो महेश के पुत्र की आयु आधी होगी। 24 का आधा कितना होता है? 24 का आधा 12 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न, यदि 2000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली जाती है तो दूसरे वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा? देखिए प्रश्न में यह नहीं कहा जा रहा है 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, पूछ रहा दूसरे वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा। तो ये जो 2000 रुपए की संपत्ति है, 2000 रुपए की धनराशि है, पहले साल के अंत में ये कितनी बन जाएगी? 10% ब्याज दर है, तो 100 के 110 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये 11 दूनी 22, 2200 रुपये बन गई संपत्ति। फिर क्या होगा? अब अगले वर्ष हमसे पूछ रहा दूसरे वर्ष के अंत में, ये जो 2200 बना है इस पर फिर अगले साल ब्याज चलेगा, तो ये हो जाएगा 11 और 22 का गुणा करेंगे, यहाँ 22 लिखो, बीच में जोड़ के लिखो 4, 2420। इनमें से प्रीवियस ईयर, इससे पहले वाले वर्ष में कितना रहा है? 2200, तो 2200 इसमें से घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 220। 220 कौन सा प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं 12 और 9 सेंटीमीटर हैं। एक कोण 30 अंश का है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब कोण दिया हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं।
तो मान लीजिए ये है ए बी और सी डी, ये है, एक भुजा 12 है और दूसरी भुजा 9 है। इसका एक कोण दे दिया गया 30 अंश का, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जब एक कोण दिया हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है संलग्न भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, या हम कह सकते हैं ए बी साइन थीटा। एक भुजा को ए माना और दूसरी को बी माना, तो एक भुजा 12 है और दूसरी 9 है, साइन थीटा 30 अंश है, तो ये हो गया 12 गुणा 9 इंटू, देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, ये आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो सीख लें। साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से इसे डिवाइड किया, 2 छंग 12, तो ये हो गया 6 नेम 54, 6 नेम 54, 54 कौन सा है? दूसरा। क्षेत्रफल है तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा या वर्ग मीटर में, सेंटीमीटर में अगर भुजाएं हैं तो सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, तो ये हो गया 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये समझ गए होंगे आप सभी प्रश्नों, कोई भी प्रश्न इतना बड़ा नहीं है जो ज़्यादा समय ले, सभी जल्दी जल्दी होने वाले प्रश्न हैं और आसानी से आप लोग सीख गए होंगे। कोई समस्या रहती है पूछिए, उन पर प्रैक्टिस करिए। तो देखिए मैथ के सभी प्रश्न हो गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम लोग हिंदी के प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एक गलती है किसी में तो वो बतानी है क्या त्रुटि है। गांधी जी वकालत छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम पर कूद पड़े, तो स्वतंत्रता संग्राम पर नहीं कूद पड़े, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, तो कौन सा गलत है? स्वतंत्रता संग्राम पर कूद पड़े, ये वाला, ये यहाँ पर गलती है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता संग्राम पर कूद पड़े ये गलत है, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अगला प्रश्न है सबसे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें लिखा औदार्य, औदरिया, औदार्य, औदार्य, तो कौन सा सही है? औदार्य, इसका चौथा विकल्प सही है, औदार्य। अगला प्रश्न, इसमें लिखा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे विद्यालय में वर्ष में एक बार होने वाले समारोह की तैयारियां हो रही हैं, तो इसके नीचे अंडरलाइन है, वर्ष में एक बार होने वाले समारोह की तैयारियां हो रही हैं। तो जो वर्ष में एक बार होने वाला समारोह होता है उसे कहते हैं वार्षिक, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये वार्षिक, ऑप्शन नंबर 3 सही है, वार्षिक। अगला प्रश्न, जिसे छोड़ा न जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसे छोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? उसे कहते हैं अपरिहार्य, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए ऑप्शन के अनुसार आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है पुराने संबंधों को भुला देना। यहाँ पर ऑप्शन जिस तरीके से दिए गए हैं तो उनमें सही होगा पहले जैसा व्यवहार न करना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो देखने योग्य है, जो देखने योग्य होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है दर्शनीय, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल दिया गया है 67 नंबर, विधि शब्द का विलोम क्या है? अगला पूछा गया है विधि शब्द का विलोम क्या है, तो विधि का विलोम है निषेध। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यह इनमें एक 3 वर्तनी अशुद्ध है, एक शुद्ध वर्तनी है, उसका चयन करें। आवश्यकता लिखा है, अब ये आप देखें आवश्यकता कैसे लिखा जाता है, तो आवश्यकता कैसे लिखा जाता है, कौन सा प्रश्न सही है? तो आवश्यकता के लिए तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो अपराध करता है वह,
जो अपराध करता है उसे अपराध के बदले में मिलता है दंड, तो इसे कहेंगे दंडनीय। तीसरा ऑप्शन सही है, दंडनीय। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम और श्याम दोनों साथ काम करने वाले हैं। जो साथ काम करने, जो साथ साथ रहते हैं वो सहपाठी, जो साथ काम करते हैं वो होते हैं सहकर्मी। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा, साथ साथ काम करने वाले सहकर्मी। अगला प्रश्न है संपत्ति शब्द का विलोम। तो संपत्ति का विलोम विपत्ति। संपत्ति का विलोम क्या होगा? विपत्ति। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तीन नहीं है, एक है गंगा। कालिंदी यमुना का है, सरिता नदी का है, तो नदी लिखा है, तो क्या बचा? मंदाकिनी। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी। विकल्प नंबर 4 सही है, मंदाकिनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। यह गद्यांश दिया गया है, इसमें नीचे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऑप्शन चलेंगे, वो आपको बताना है, इसके अनुसार पूर्ति करनी है। तो इसमें लिखा है, पहले से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कहाँ से कहाँ? 73 से 77 तक। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात में, देश में बड़ा खालिस्तान दिया, अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही आगे लिया ले। तो यहाँ पर वह विद्वानों का ही स्त्री को यह बात, स्त्री पुरुष राजा भोज के लिए निकल पड़े, करता है और धन भी देता है। कवि फिर आगे ये दिया और दोनों में जाने के लिए निकल पड़े। अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला तो गद्यांश में पढ़ेंगे प्रश्न को 73। इसमें लिखा अनिश्चित भारी अकाल, हल्का या निश्चित। तो अकाल पड़ा, यहाँ लिखा था देश में बड़ा, तो बड़ा के साथ आएगा भारी, बड़ा भारी अकाल पड़ा। तो देश में बड़ा यहाँ पर आएगा भारी, बड़ा भारी अकाल पड़ा। आगे होगा फिर, उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर, अब ये मिलेगा अगले प्रश्न में। कवि भारवी रहते थे, उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही लें। क्या लें? खबर, समाचार, सूचना, शरण। तो क्या लें? राजा के पास जाएंगे तो राजा की शरण लेंगे। तो राजा के पास जाकर, राजा भोज के पास जाकर शरण लें। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। तो यहाँ पहुँच गए तो उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही शरण लें। आगे लिखा वह विद्वानों का स्त्री को यह बात, स्त्री पुरुष राजा भोज के लिए निकल पड़े। अब आगे का प्रश्न है, इसमें लिखा है के लिए उपयुक्त शब्द निरादर, तिरस्कार, अपमान या आदर, ये पूछा गया है। तो अब इसमें क्या होगा? शब्द आदर, क्योंकि राजा के पास जाएंगे तो राजा आदर करेंगे, तो आदर शब्द सही है। चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद का प्रश्न है आगे लिखा और धन भी देता है कवि। इसमें लिखा है, अगला प्रश्न ये रहा, राजा आदर भी करता है और धन भी देता है कवि। फिर आगे लिखा कवि, अब यहाँ पर भरना है, क्या भरना है? रोचक, नापसंद, अपसंद या पसंद, ये दिया हुआ है। तो क्या भरना है इसमें? पसंद, कवि पसंद करते हैं। इसमें लिखा आई और दोनों में जाने के लिए निकल पड़े। अब ये अगले प्रश्न में होगा, गांव, दरबार, घाट या घरबार, ये ऑप्शन है। इनमें क्या भरना है? गांव, दरबार, घरबार या, तो क्या भरेंगे? राजा के यहाँ जाएंगे, राजा का क्या होता है? दरबार, राजा का दरबार होता है। तो कौन सा सही होगा? दूसरा, राजा का दरबार। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा रहती है मौन। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा मौन रहती है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जीवन की सार्थकता परिहित के लिए
बलिदान करने के की भावना में निहित है। तो इसमें लिखा है मानव जीवन की सारथा में निहित है बलिदान करने, क्या हमें ढूंढना है? त्रुटि, बलिदान करने का भावना। तो बलिदान करने की भावना होती है, बलिदान करने का भावना नहीं। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है, बलिदान करने की भावना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसे पढ़िए। संपत्ति शब्द का विलोम क्या है? तो संपत्ति का विलोम होता है विपत्ति, संपत्ति का विलोम विपत्ति। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो इस तरीके से पूरे प्रश्न को हमने हल कर लिया है, पूरे प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। देखकर समझें। अगले पेपर में फिर मिलते हैं।